हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग 19 से 25 अप्रैल का एनालिसिस आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो बिफोर वी स्टार्ट एक बार मैं अनाउंस कर देता हूं सर। अनाउंस क्या करना है मेरे को कि हमारा एपीपीएससी का सर बैच स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप एपीपीएससी के हमारे दो कोर्सेज हैं, एक आपका प्रीलिम्स का कोर्स है, एक प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स है। इन दोनों में से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। अदरवाइज आप हमारे ये डेमो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ ही साथ आगे जो भी कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी एपीपीएससी के रिगार्डिंग, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग के रिगार्डिंग, वो भी आपको इस ग्रुप पर शेयर की जाएगी। साथ ही साथ जो भी हमारा फ्री कंटेंट मटेरियल है वो भी आज आप इस ग्रुप पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज, ये जो करंट अफेयर्स हो रहा है, ये जो एनालिसिस हो रहा है, इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहली न्यूज है आपका, इंडिया लाइकली टू डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स टू फिलीपींस ऑन फ्राइडे। तो अपन फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे फिलीपींस की कैपिटल क्या है ना। फिलीपींस की कैपिटल बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा, हम यहाँ पर बात करते हैं सर ब्रह्मोस मिसाइल की। ये कैसी मिसाइल है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। आइए सर, तो ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें दो वर्ड है, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस किससे मिलकर बना है? ब्रह बना ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और मॉस्कवा, मॉस्कवा रशिया की रिवर है और ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर है। तो ये जो ब्रह्मोस वर्ड है ये सिग्निफाई कर रहा है इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। इट इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। देखो, मिसाइल जब भी आप पढ़ोगे तो दो कैटेगरीज की होती है। एक होती है सर बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक उनको कहते हैं एक बार आपने छोड़ दिया फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रूज मिसाइल उसको कहते हैं एक बार आपने लॉन्च कर भी दिया बट उसके बाद भी आप उसको मैनूवर कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पे। आमतौर पे आप देखोगे बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है कंपेयर टू क्रूज मिसाइल। तो ये क्या है? इट इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। इसकी स्पीड क्या है? मैक 2.8, ठीक है। इट इज नियरली मतलब 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो 2.8 रिप्रेजेंट कर रहा है इतना टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड से ये तेज है। तो इसमें टू स्टेज आपका जो प्रोपल्शन है वो यूज होता है। चलो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इट ऑपरेट्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। यानी एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया तो इसको फर्दर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ध्यान रखना, ये इंडिया रशिया की ज्वाइंट वेंचर से बना है। दूसरा, इट इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल एंड इट वर्क्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ठीक है सर। चलिए, तो दैट इज अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। न्यूज नहीं, ये एक तरीके का आर्टिकल है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सर। इस पे आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ मेंस में आंसर राइटिंग में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडियन मेडिकल सर्विसेज की, उसको इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है टू बूस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए, जैसे हमारे देश में अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन कौन सी सर? एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं है सर, फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इनका जो रिक्रूटमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, बट ये जो काम है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर करते हैं ना। इनको एक कार्डर अलॉट हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इनको सैलरी वगैरह देती है। इनको अगर टर्मिनेट करना होगा, नौकरी से निकालना होगा, तो वो यूनियन गवर्नमेंट निकालेगी। स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम इनको सस्पेंड कर सकती है। तो ये यूनियन और स्टेट के बीच इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए ये 3 फोर्स, ये आपका सर्विसेज बनाई गई हैं। इसके अलावा भी डिमांड होती रहती है कि जिस तरह से ये सर्विसेज हैं, इसी तरह से जैसे आपने सुना वो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की डिमांड होती रहती है, इसी तरह से इंडियन मेडिकल सर्विसेज की भी डिमांड की जाती है। तो ये आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है कि अगर इंडियन मेडिकल सर्विसेज रीइंट्रोड्यूस हो। यहां पर से रीइंट्रोड्यूस क्यों बोल रहा है? क्या इससे पहले कभी थी? आर्टिकल में आप देखोगे
एक लाइन लिखी हुई है कि हाँ, आजादी से पहले हमारे देश में इंडियन मेडिकल सर्विसेज हुआ करती थी, बट आजादी के बाद उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो हेल्थ केयर है वो प्रॉपरली आपका किस में डाल दिया गया, स्टेट में डाल दिया गया, स्टेट का सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर जो एडिटोरियल है उसमें कुछ बातें बोली गई हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स रिप्रेजेंटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर have underscored the need to reintroduce Indian medical services akin to IAS। मतलब आईएएस की तरह एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है टू बूस्ट द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर एंड एड्रेस द वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड डिलीवरी। देखो इस बात से तो आप लोग भली भांति परिचित हो गए, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ सर्विसेज में पब्लिक सेक्टर डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है। लोगों की डिमांड है। आप देखोगे किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आप जाके देखो, मतलब अगर जहां पर मान लो सर्जरी परफॉर्म करानी है, हो सकता है जब तक सर्जरी का नंबर आए तब तक वो पर्सन ही ना रहे। तो वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर फुलफिल कर रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पता है कि सर कि सरकारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, तो लोग मजबूरी में हमारे पास आएंगे। तो प्राइवेट में लोगों का खर्चा ज्यादा हो रहा है, जिससे लोगों की पॉकेट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये किसको इंपैक्ट कर रहा है सर? पुअर क्लास, मिडिल क्लास। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि देखो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। देखो पब्लिक वर्ड जहां पर आ जाता है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है ना, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल सर्विसेज इंप्रूव करने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियन मेडिकल सर्विसेज। ऐसा ही आपका आर्टिकल बोल रहा है। देखो ये किसने बोला है? ए थिंक चेंज फोरम एंड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। टैंक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने डिस्कशन किया इट्स इट टाइम फॉर इंडिया टू रिजरेक्ट इंडियन मेडिकल सर्विसेज। रिजरेक्ट मतलब रीस्टार्ट करना है। तो इंडियन मेडिकल सर्विसेज को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ फायदे बताए आईएमएस के। ठीक है, इन्होंने एक 5 पॉइंट एजेंडा दिया है सरकार। सबसे पहले कह रहे हैं इट विल हेल्प ब्रिंग द शीन एंड ट्रस्ट बैक टू पब्लिक हेल्थ सेक्टर व्हिच हैज बीन लॉस्ट टू प्राइवेट सेक्टर, help stop brain drain from public medical services by attracting and retaining the best medical talent, allow for superior healthcare outcomes with better managed facilities and processes, as no longer journalists will be managing the specialist। इनका ये कहना है कि देखो जैसे आप सर्विसेज में आईएएस का एग्जाम करवाते हो, तो आईएएस एक बहुत ल्यूक्रेटिव सर्विस है। लोग आप देखोगे महीने का 6 लाख कमा रहे हैं फॉरेन में या दूसरी जगह पर, वो नौकरी छोड़ के आईएएस ज्वाइन कर रहे हैं। तो इतनी अट्रैक्टिव सर्विसेज है। तो इसी तरह से आईएएस के बेसिस पे अगर हम लोग इंसेंटिव देके आईएमएस क्रिएट करें, तो जो हमारे डॉक्टर्स जो प्राइवेट में चले आते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, उनको सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं मिल रहा है, उनको स्टाफ नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से वो लोग क्या करते, प्राइवेट में चले आते, क्योंकि उनको वहां बेटर फैसिलिटीज, बेटर सैलरीज ये सब प्रोवाइड की जा रही है। तो आईएएस की तरह अगर आईएमएस को भी हम लिक्रेटिव जॉब बनाए तो ब्रेन ड्रेन रोक सकते हैं। यानी जो हमारे डॉक्टर्स या तो फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, उनको हम पब्लिक सेक्टर में ला सकते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? जो स्पेशलिस्ट की कमी है, मतलब अभी भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे शहरों में आपको मुश्किल से कोई सर्जन देखने को मिलेगा जो स्पेशलाइज्ड होगा, तो वहां पर आपको जर्नलिस्ट से काम चलाना पड़ता है। तो जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमी है उसको आप पूरा कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इट विल रिड्यूस हेल्थ क्राइसिस एंड रिडक्शन इन टर्शियरी केसेस बाय इंप्रूव्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एट प्राइमरी लेवल्स एंड इनेबल सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर फॉर हेल्थ केयर पॉलिसी मेकिंग। अब देखो होता क्या है, मान लो टर्शरी केसेस हो गए, टर्शरी केसेस जिसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत है। मान लो जैसे कैंसर का केस है ना, कोई ऑपरेशन का केस है, कोई बड़ा न्यूरो सर्जरी का केस है, तो उसमें छोटे शहर में अगर आप डॉक्टर देखोगे तो उनके पास उतनी स्किल नहीं है कि वो सर्जरी परफॉर्म कर पाए, तो उस पर्सन को बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या? बड़े शहर पे बर्डन ज्यादा होगा। आप ही जिस एरिया में रह रहे हो अपने आसपास देखोगे एक आधी हॉस्पिटल होगा पूरे बड़े एरिया में जहां पर सारा बड़े केसेस का लोड होगा। ठीक है, आप किसी भी एम्स में चले आओ, इतना ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर, तो वो लोग कहां से आ रहे हैं? छोटे छोटे शहरों में उनके पास वहां फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपने पुराने घर छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है। ठीक है, अपने घर छोड़ के वो कई महीनों तक दूसरे हॉस्पिटल में रहते हैं। तो इससे क्या है, वो जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें भी बर्डन क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, उसके तहत जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है उनको भी छोटे शहरों में भेजेंगे, तो जो बर्डन है सर जो बड़े शहरों पे पड़ रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं।
इट वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा बट वॉज डिसकंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसीलिए हम कह रहे हैं इसको रिजरेक्ट रीस्टार्ट करने की जरूरत है। अब जो 5 पॉइंट का एजेंडा है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बार बार एक बात ये बोली है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उस पे हमारी रिलायंस बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है प्राइवेट सेक्टर पे, क्योंकि हमें अगर मान लो कोई सीरियस केस है तो जान बचना जब जरूरी होता है, इंसान पैसा कैसे भी करके अरेंज करता है, जान बचाना इज द प्राइमरी थिंग। तो प्राइमरी अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो आपका ट्रीटमेंट ज्यादा फास्ट होता है, तो हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे हो गई है सर? प्राइवेट सेक्टर पे हो गई है। Overall, the healthcare infrastructure is fractured and falls short of providing quality and effective healthcare at scale. अब ये जो शॉर्टकमिंग्स प्राइमरी सिस्टम में है तो ये इसलिए नहीं है कि सर हमारे पास स्किल डॉक्टर नहीं है, ये जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ये जो आपकी चीजों की कमी है वो किस वजह से है? ड्यू टू इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सर हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट जैसे आज भी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज भी मैंने एक न्यूज पढ़ी महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में जिसका बजट 52,000 करोड़ है, वहां पर एक मैटरनिटी वार्ड में एक महिला की डेथ हो जाती है क्योंकि उसका सिजेरियन ऑपरेशन चल रहा था। तो सिजेरियन में आपका जो उसका ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पर प्रॉपर लाइट्स अवेलेबल नहीं है, फ्लैश लाइट जला के ऑपरेशन किया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली महिला और उसके साथ जो बच्चा था दोनों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो यानी ये कमी किस चीज की है सर? इनएफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। बजट है फिर भी आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो वो किसकी कमी कहलाएगी? इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आते हैं सर, अब इंडियन मेडिकल सर्विसेज, देखो ये वही बात होगी कि अगर डॉक्टर्स अच्छे आएंगे तो ट्रस्ट भी वापस आएगा। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं स्टाफिंग में चैलेंजेस है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में। मतलब आपके देखो वही पॉइंट एक तरीके के, आपके पास स्किल डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए इंसेंटिव्स नहीं है, इतने हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, है ना, तो उनको उसी हिसाब से में इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। Crucial to its success is equipping the cadre with ample facilities and resources comparable to those provided to IAS और IPS join IMS। यानी जैसे एक IAS को देखो, IPS को देखो, अगर आप देखो बहुत से लोग होते हैं, ज्यादातर लोग देश सेवा के लिए ही सर्विस ज्वाइन करते हैं, लेकिन हाँ आप अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम चलाते होगे, यूट्यूब चलाते होगे, तो आप देखते होगे कि मोटिवेशन किस चीज से बनाया जा रहा है कि आईएएस बनोगे 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, बड़ा सा बंगला मिलेगा, आईपीएस बनोगे पूरे शहर की पुलिस आपको सलाम ठोकेगी। तो ये आप उन्हें क्या है, सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हो। तो सेम चीज यहां पर करने की जरूरत है एक डॉक्टर को। The third point in the agenda underscores the necessity of superior health outcomes for the citizens with better managed facilities and processes, which will happen when no longer generalists will be managing the specialists। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि देखो हेल्थ आउटकम्स अच्छे आने की जरूरत है, और वो कब आएंगे? जब आप जनरल डॉक्टर की जगह स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को रखोगे वहां पर तब। अब फोर्थ पॉइंट फोकस करता है ऑन एन अर्जेंट नीड टू अवॉइड ग्रोइंग इंसिडेंसेस of health crisis and reduction in tertiary cases which can happen by improving preventive healthcare and develop delivery at primary healthcare levels। मतलब ये फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं जो बड़े शहरों में जो टर्शरी केसेस पे बर्डन है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। वो कब होगा? वो तब होगा सर जब आप लोकल एरिया में, रूरल एरिया में वो स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड डिलीवरी एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, an effective IMS will enable this, which in turn reduces the cost of health officers. This will ensure that doctors are incentivized for all stakeholders। मतलब उनका कहने का मतलब है जो हमारी डिपेंडेंस है प्राइवेट पे, जो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंट की मैनेजमेंट की कमी है, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमी है, तो ये सारी चीजें कब ठीक हो सकती हैं? अगर हमारे पास इंडियन मेडिकल सर्विसेज हो, जस्ट लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें आपके जो विचार हो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं किस तरह की सर्विसेज होनी चाहिए, व्हाट इट विल क्रिएट इम्पैक्ट, और इससे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इस पर भी आप थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अब हम लोग सर अगले न्यूज की तरफ आ रहे हैं। तो 19 अप्रैल को सर इलेक्शन आपका हुआ था, तो ये 20 अप्रैल की न्यूज है। ठीक है, तो
4 स्टेशंस में रीपोल होगा। साथ ही साथ जो इलेक्शंस हुए उसमें वोटर टर्नआउट कितना है सर, 70% इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले या आप आगे इंटरव्यू वगैरह दो कहीं, तो उसमें हो सकता है आपसे इलेक्शन के बारे में पूछे, आपका अरुणाचल में इलेक्शन की क्या कंडीशन है उसके बारे में पूछे, तब आप कह सकते हो कि सर इस साल जो इलेक्शन हुआ था उसमें 70% टर्नआउट वोटर्स का था। ठीक है, तो बस इतनी लाइन ध्यान रखनी और उसको एक बार पढ़ लेना। और ये बहुत अच्छी खूबसूरत मतलब लाइन है जो हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी विल टू मेंटेन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक पोलिंग बूथ पे सोचो एक महिला का वोट है, एक पोलिंग बूथ है उस पे एक ही महिला को वोट देना है, बट स्टिल पूरी एक टीम जाती है वहां पर पोलिंग बूथ स्टैब्लिश करती है ताकि भले ही वो एक महिला है वो वोट दे पाए। ठीक है, तो लोन वोटर कास्ट वोट इन रिमोट अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, स्टोरीज हैं सर, ये स्टोरीज आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, जब डेमोक्रेसी की बात आए तो यूनिक मलोगम पोलिंग स्टेशन इन नजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल रिकॉर्डेड 100%, परसेंट सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, 100% पोलिंग विद द लोन फीमेल वोटर एक्सरसाइजिंग हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, द 44-year-old सोकेला तायंग कास्ट हर वोट अराउंड 1 PM, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सेड। तो सिर्फ एक सिंगल वोटर के लिए अ टीम ऑफ पोलिंग ऑफिशियल्स ट्रैक्ड नियरली 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर बेचारे पैदल गए थ्रू ट्रेचरीज टेरेन्स एंड सेट अप अ वोटिंग बूथ इन द रिमोट पोलिंग स्टेशन। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स। तो इस तरह के एग्जांपल आप वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडियन नेवी कंडक्ट्स मेगा एक्सरसाइज ऑन ईस्ट कोस्ट। तो इसमें कुछ नहीं सर, एक्सरसाइज का नाम याद रखना, पूर्वी लहर। पूर्व मतलब ईस्ट, लहर मतलब वीव को कहते हैं, तो पूर्वी लहर एक्सरसाइज का नाम याद रखना, किसने की है, नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर, 22 अप्रैल की है। अनदर रेस अनदर विक्ट्री फॉर रेड बुल्स मैक्स वीरस्टेपन। मैक्स वीरस्टेपन को आप जानते ही होंगे, तो अभी चाइना में जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स न्यूज में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट किसकी रिलेटेड है सर, ये आपका स्टफ से रिलेटेड है। जैन लेनार्ड स्टफ, उन्होंने अपना पहला टाइटल जीता है एटीपी सिंगल्स टाइटल बाय बीटिंग थर्ड सीडेड, किसको मतलब हराया वो इतना मैटर नहीं करता, टाइटल क्या, फर्स्ट एटीपी सिंगल्स टाइटल। ठीक है, इन द फाइनल ऑफ बीएमडब्ल्यू ओपन। तो किसने जीता है, जैन लेनार्ड स्टफ, तो नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एलिना रिबाकिना, इनका नाम ध्यान रखिएगा, थर्ड टाइटल ऑफ द सीजन। ठीक है, इन्होंने कौन सा सीजन जीता है, पोर्शे ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है, तो ये दो न्यूज बिल्कुल फैक्चुअल थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सर आप याद रखिएगा डॉक्टर जमुना बिनी के बारे में, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, युवा कथा सम्मान। युवा कथा सम्मान कौन देता है सर, इन मेमोरी ऑफ रिनॉन्ड हिंदी शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड क्रिटिक डॉक्टर विजय मोहन सिंह। विजय मोहन सिंह की मेमोरी में यह अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर जमुना बिनी को यह अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर जमुना बिनी कौन है, ठीक है, आरजीयू में जो हिंदी डिपार्टमेंट है उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर जमुना बिनी, उनको ये युवा कथा सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, अपना अरुणाचल करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं सर अगली न्यूज पर, इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो इसमें दो चार चीजें याद रखना, इंटरनेशनल अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है, अप्रैल 22 को मनाया जाता है, पहली चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज ध्यान रखना, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये आपका इस बार की थीम थी। तीसरी चीज ध्यान रखना कि अगर पूछे सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज, ठीक है, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज ये कहां पर लोकेटेड है, तो खट से बता देना, नामसाई में लोकेटेड है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर अरुणाचल करंट अफेयर्स या अरुणाचल जीके के नाम पे जैसे एमसीक्यू में जो सवाल आते हैं उसमें कई बार एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि कोई इंस्टीट्यूशन अरुणाचल की होगी, वो पूछ लेगा ये कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपका सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज अगर आपसे पूछे तो आप कहां बताएंगे, सर ये आपका नामसाई में रिलेटेड लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सर, शेंगन वीजा से रिलेटेड है। इंडियंस कैन नाउ गेट मल्टीपल एंट्री शेंगन वीजा विद लॉन्गर वैलिडिटी एज यूरोपियन यूनियन ईजेस नॉर्म्स। ठीक है, तो वो शेंगन वीजा क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि यूरोप में मतलब कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक कंट्री में वीजा ले लो फिर आप बिंदास किसी भी कंट्री में घूम सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, बॉर्डर पे वीजा दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक जैसे आप
मान लो इंडिया से भूटान या नेपाल जाते हो, तो अपना एक ऐसा यूनियन है कि मतलब ऐसा अपना एग्रीमेंट है कि वहां अगर आप जाओगे तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है, वहां आपको पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज नहीं है सर, कुछ कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की इसका पार्ट नहीं भी है, और कुछ इसके बियॉन्ड भी ऐसी कंट्रीज है जो शेंगन एरिया का पार्ट है। ठीक है, मतलब ये मान लो ये शेंगन एरियाज वाली कंट्रीज हैं और ये आपका यूरोपियन यूनियन। ज्यादातर कॉमन है लेकिन कुछ अलग भी हैं और कुछ एक्सक्लूडेड भी हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो इन कंट्रीज ने भी अपने एक ग्रुपिंग बना लिया है जिसमें एक बार आप वीजा लोगे तो आपको बार बार दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीजा या उसकी जरूरत नहीं है पासपोर्ट की। तो इन कंट्रीज को हम कहते हैं शेंगन कंट्रीज। ठीक है, इसको नाम दिया गया है शेंगन कंट्रीज। अब इसमें जो ये आपका कौन सा कलर है, पर्पल कलर है, और ये जो ब्लू कलर है, ये जो कंट्रीज हैं ये शेंगन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो शेंगन कंट्रीज में काउंट होती हैं। अभी इनमें वीजा एक्सटेंड कर दिया गया है, कितना कर दिया गया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। हमें ये जानना जरूरी है कि सर ये शेंगन कंट्रीज हैं कौन सी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो सर, ये जितनी भी ये पर्पल है ये सब यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसे कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल शेंगन एरिया का पार्ट है, जैसे नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, या आपका स्वीड्स हो गया, ये भी शेंगन एरिया कंट्रीज में आता है। और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है बट स्टिल शेंगन कंट्रीज में नहीं आती, जैसे ये आपका आयरलैंड हो गया। ठीक है, ये आपका रोमानिया हो गया और आपका बल्गारिया हो गया। बाकी ये सारी स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, इटली, ऑस्ट्रिया है ना, ये आपका क्या कहते हैं क्रोशिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ये चेक रिपब्लिक, ये सारा क्या है सर, तो ये सारा आपका ग्रीस वगैरह, ये सब किसका पार्ट है, शेंगन कंट्रीज का पार्ट है। ठीक है, तो शेंगन कंट्रीज ध्यान रखना, ये वो कंट्रीज का ग्रुप है जो वीजा फ्री आपस में ट्रेवल देता है। टू एंटर द, इट इज अ परमिट दैट अलाउज ट्रेवलर्स टू एंटर द शेंगन एरिया। ठीक है, चलो तो ये पूरा आपका शेंगन एरिया के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं सर। नेक्स्ट देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अभी पद्मश्री दिए गए थे, तो अपना अरुणाचल से किसको मिला है, यानुंग जामो लेगो जी को मिला है। ठीक है, तो यानुंग जामो लेगो जी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शी इज अ रिनोन्ड हर्बलिस्ट। हर्बलिस्ट मतलब जो हर्ब्स, मतलब जो जड़ी बूटियां हैं उनसे दवाइयां बनाती हैं, उन लोगों को ट्रीट करती है। शी इज डूइंग अ वेरी फैबुलस मतलब जॉब, अ फैबुलस सर्विस फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल। तो इनका नाम जरूर याद रखना चाहिए, और वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इनको क्या मिला है सर, पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो a renowned herbalist, Lego has been distinguished for her life-saving treatments and her advocacy for traditional healing practices। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1963 में। वो कहां से बिलोंग करती हैं, सेगा तोडे विलेज इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए तो बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट की बात है। She has been a beacon of hope for over 3 lakh patients suffering from life-threatening illness such as various types of cancer, diabetes, hypertension and more। सोचो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी उन्होंने काम किया। Her exceptional service has previously been recognized with several accolades। उनको और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं इससे पहले, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेट अवार्ड मिला था 2019 में, सृष्टि सम्मान अवार्ड 2007 में, और अब परंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड 2023 में। ठीक है, 2013 में, और अब जाके she has got the fourth highest civilian honor in India, that is पद्म श्री। यानुंग जामो लेगो, नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा हाँ, दूसरी न्यूज याद रखना, एशिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन इन 2023। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने कहा है सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन एरिया अपना कौन सा था, एशिया। ठीक है, तो ये अगर कभी हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पढ़ना, इसलिए मैंने डाल दिया, बाकी डिटेल में मत पढ़ना, जरूरत नहीं है। कमेंट में लिख देना WMO का हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, no talks with center on relocating Chakma Hajong refugees in Assam। हेमंत बिश्व शर्मा is the CM of Assam। देखो ये वैसे थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चकमा और हजोंग के बारे में कुछ पॉइंट्स है, तो वो मैंने इसलिए यहाँ पर ये मेंशन कर दिया।
एक्चुअली अभी हुआ ये था, जो किरण रिजिजू जी हैं उन्होंने मतलब ऐसा बोला था कि चकमा कम्युनिटी के लोग और जो हजोंग कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिलोकेट किया जाएगा आपका आसाम में। लेकिन जो आसाम के सीएम साहब हैं उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई अभी हमारा बात नहीं हुआ इस बारे में, है ना। तो उसको लेकर अभी ये डिस्कशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दो कम्युनिटीज हैं, चकमा कौन है और हजोंग कौन है। तो चकमाज हु आर बुद्धिस्ट एंड हजोंग्स आर हिंदूज कहां से माइग्रेट हुए 1964 से 67 के बीच, फ्रॉम द चित्तागोंग हिल्स ट्रैक्ट। मतलब ये उस टाइम जो ईस्ट पाकिस्तान होता था, ठीक है। तो 1971 में बांग्लादेश बनता, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था। तो 1964 से लेकर 1966 के बीच ये वहां से क्या हुए हैं सर, वहां से ये माइग्रेट किए टू एस्केप रिलीजियस परसिक्यूशन एंड वर सेटल्ड इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उस टाइम तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, आज क्या है सर, अरुणाचल, ठीक है। मोर देन 60,000 चकमा एंड हजोंग रेफ्यूजीज रिसाइड इन अरुणाचल प्रदेश सिंस 1960। तो 64 से 66 ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन, जो चकमा हु आर बुद्धिस्ट एंड हजोंग हु आर हिंदूज, वो आपका जो ईस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में जो चित्तागोंग हिल्स वाला एरिया है ना, वहां से माइग्रेट करके अपना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में आते हैं, दैट इज नाउ कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक अगर आपसे पूछे इनके बारे में, हो सकता है इस बेसिस पे कोई क्वेश्चन बन जाए, तो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। हो सकता है बोल दे कि चकमास हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट आ जाओ सर, दीपांशु बैग्स गोल्ड जैवलिन एज इंडियन एथलीट शाइन एट एशियन अंडर 20 एथलीट्स। ठीक है, अभी कौन सा इवेंट हुआ, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स हुआ, जिसमें दीपांशु शर्मा सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल, ठीक है। As Indian athletes produce a good show on the opening day, Dipanshu won the prize with a throw of 70.29 meter, while Rohan Yadav cleaned silver with a distance of 70.03. ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, दीपांशु शर्मा। नेक्स्ट आ जाओ, आईसीसी रोप्स इन उसेन बोल्ट एस T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। अभी आप देखोगे सर, T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है ना। T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें उसका एम्बेसडर किसको बनाया गया, उसेन बोल्ट को बनाया गया। तो जो अभी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आई थिंक जून वून में होगा, तो उसका जो एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया, उसेन बोल्ट को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है सर। तो दैट इज ऑल अबाउट सम न्यूज एक्सर्प्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। वो हमने 19 से 25 अप्रैल के बीच, ठीक है, 19 से 25 अप्रैल के बीच जितनी आपकी न्यूज एनालिसिस थी, वो सारी मैंने एक जगह आपको क्लब करके प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट वीक, अगले वीक की भी आपको मिल जाएगी। देखिए, मैं जानता हूं कि डिले हो रही हैं चीजें, उसके लिए मैं फिर से माफी मांगूंगा। लेकिन अभी एक्चुअली कुछ एंगेजमेंट होने की वजह से कुछ मतलब और अदर काम्स भी जो वर्क जो हम हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए भी वो हमें इंश्योर करना जरूरी है। उस वजह से ये थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, है ना, जितना बेस्ट पॉसिबल हो रहा है मैं आपको एनालिसिस जरूर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा भी लेट हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा काइंडली कोऑपरेट करेंगे। तो आप, मुझे मालूम है बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, लोग कॉल करते रहते हैं, सर वो एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं उनसे ये कहता हूँ एनालिसिस होगा सर, कंटिन्यूअस चलेगा, आप बस इससे जुड़े रहे, है ना, तो वो बंद नहीं होगा। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि एनालिसिस खत्म हो गया है, आप लोगों को प्यार सहयोग इसमें मिल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है सर। अब मैं अब ये वीडियो बनने के बाद, इसके बाद फिर अगले डेज की भी एनालिसिस प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद फिर अगली एनालिसिस में मिलते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सर लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है इट इज वर्दी नॉलेज। तो फिर इसके बाद सर हम अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।